कोई भी कानून हो भारत का, अगर धारा 1 की बात करें, अगर मैं आईपीसी की बात कर रहा हूं, इंडियन पिनल कोड की बात कर रहा हूं, या सीआरपीसी की बात कर रहा हूं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात कर रहा हूं, तो बहुत सारे कानून हैं भारत में और उस कानून की धाराएं होती हैं। उसी प्रकार आरटीई की भी धाराएं हैं और भारत में कोई भी कानून हो उसकी धारा 1 हमेशा ध्यान रखना, जो भी कानून है, जो भी कानून है उस कानून का पूरा नाम बताएगी। यानी कि यहां कानून आरटीई है, यानी कि आरटीई का पूरा नाम क्या है? राइट टू एजुकेशन एक्ट, फ्री एंड कंपलसरी। और ये भारत में कहां कहां लागू है? संपूर्ण भारतवर्ष में लागू है। क्या कोई ऐसा अपवादित क्षेत्र है या अपवाद के रूप में कोई क्षेत्र जहां पर यह कानून लागू नहीं किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 में पूरे भारतवर्ष में लागू था, लेकिन उस स्थिति में, उस वक्त के समय में यह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो कोई भी धारा नंबर 1 जो है वो उस कानून का पूरा नाम बताएगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये इतनी हमने हल्की फुल्की आप लोगों के साथ चर्चा करी है। आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर ध्यान में रखेंगे, जितना भी है हमने आपके साथ चर्चा करा। अब मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत धाराएं चर्चा करूंगा। पहले एक बार कमेंट कर दीजिएगा, यहां तक कोई भी दिक्कत आप लोगों को, कोई भी दिक्कत यहां तक आप लोगों को हुई है तो एक बार बोल दीजिएगा। बोलेंगे तभी तो मैं निराकरण कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे भी सपने नहीं होंगे। देखिएगा, रामबिलास गोंड। फ्रेंड्स, यहां पर क्लास को अभी आधा घंटा के आसपास होने वाला है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 20 मिनट के आसपास आपका क्रिस्टल क्लियर है। सुपर कंप्यूटर, फाइन। नंबर दिखता सर? नो दिक्कत सर, बहुत अच्छी बात है यहां तक। अब देखिएगा बच्चे, यहां पर मैं कुछ धाराओं के नाम लिख रहा हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आपको धारा नंबर 12 ध्यान में रखना है, राइट। फ्रेंड्स, आपको धारा नंबर 17 ध्यान में रखना है, राइट। फ्रेंड्स, आपको धारा नंबर 19 ध्यान में रखना है, राइट। यहां पे धारा आपको 19 के साथ साथ धारा 21 ध्यान में रखना है। धारा 12, 17, 19, 21। बच्चे, धारा 22, 23 है वो भी ध्यान में रखिएगा। और यहां पे मैंने 25 लिख दिया, और 25 के साथ साथ यहां पे धारा 27 है, यहां पे धारा 28 है, और यहां पे धारा 29 है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यहां पर देखिए, मैंने 8 धाराएं ऐसी निकाली हैं, हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछा जा सके। जितने भी बच्चे हैं, हेमंत गायब हैं, उनको समझाते हैं लेकिन उनके समझाओ समझ में नहीं आती है। इस वक्त यहां पर एजुकेटर से आपके सामने उपस्थित होना चाहिए, यही तो बच्चा गड़बड़ी कर देता है। खैर, जाने दीजिए, जिसको जो सही लगे। इस वक्त मिलना चाहिए, डर कम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप जितने अपने टीचर के साथ संपर्क में रहेंगे ना, इस बात को ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं वो आपके बेहतरी के लिए हैं और आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। इस वक्त भागना नहीं चाहिए टीचरों के पास। इस वक्त तो टीचर के पास बैठ जाना चाहिए परमानेंट के लिए। परमानेंट कहने का मतलब उनके पास रहिए, और उनके साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे आप लोग, चाहे हम हो चाहे कोई हो। देखो, धारा 12 क्यों इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। हो सकता है कि धारा 12 से क्वेश्चन पूछ ले। तो धारा 12 का काम केवल इतना सा है, जितने भी भारत में सरकारी और गैर सरकारी स्कूल हैं, ध्यान रखिएगा, तो सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को अपने यहां पर निजी, मैं ये बोलना चाहूंगा, सरकार के तो स्कूल मानते ही मानते हैं, तो जितने भी निजी स्कूल हैं, ध्यान रखिएगा, मेनली निजी प्राइवेट स्कूल, उनको 25% आरक्षण या 25% उस स्कूल में स्थान आरक्षित रखना पड़ेंगे गरीब अपवंचित वर्ग के लिए। यानी कि कोई भी अपवंचित वर्ग हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, ये मुद्दा नहीं है। अगर वो गरीब अपवंचित वर्ग में है, तो अगर वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो प्राइवेट स्कूल को 25% हर कक्षा के लिए, कक्षा 1 से 8 तक हर जगह बराबर रूप से उसके लिए रिजर्व सीट रखना ही पड़ेगी। ये बात फ्रेंड्स आपका धारा 12 में बोला गया है। ओके, सुपर कंप्यूटर, थैंक यू। हाँ, राइट, चलिएगा, इतनी बात हो गई। अब बच्चे, मैंने आपको धारा नंबर 12 बताया है, इंपॉर्टेंट है, कल के लिए ध्यान में रखिएगा। और जो भी कुछ होगा, गरिमा सिंह बोल रही है, प्रणाम है, वेलकम है आपका। अब देखिएगा, धारा 17 क्यों इंपॉर्टेंट है, हर चीज ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पूरा सब कुछ डिस्कशन यहां पर संभव नहीं है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ही करूंगा। अब इंपॉर्टेंट ये है कि धारा 17 में बच्चों को आप टॉर्चर नहीं करोगे, दंड नहीं दोगे। मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से बच्चों की पिटाई नहीं करना है।
प्रताड़ित नहीं करना है, दंड नहीं देना है, भौतिक दंड से बचना है, मारना पीटना नहीं है। और ये प्रोविजन अगर किसी धारा में देखने को मिलेंगे तो वो धारा है आपकी 17। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है कि कल आप लोगों को ये चीज देखने को मिल जाए, ठीक है। और हम प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर ही क्यों रहे हैं? क्यों हम लोग निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दे रहे हैं? क्यों मिड डे मील जैसी योजना कर लागू कर रहे हैं? क्यों अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन पर इतना जोर दे रहे हैं? क्यों निपुण भारत जैसे रोल जो आए हैं, हमने आपके साथ चर्चा करें, उन पर महत्वपूर्ण जानकारी चर्चा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन 3 से 8 9 10 तक के बच्चों के लिए है, ये फाउंडेशनल है। अगर ये मजबूत हो गया ना तो बिल्डिंग तो चुस्त दुरुस्त बेहतर बनना ही बनना है। लेकिन बेस कमजोर हो गया तो इमारत भी आपकी बुलंद नहीं फैल जाएगी, इस बात को ध्यान रखें। इसलिए पहले बेस मजबूत करो, तब जाके इमारत शानदार बनेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और गुड एनफ तो कहता है ना कि 6 वर्षों में 90% मानसिक विकास होता है, जबकि नई शिक्षा नीति आपकी स्पष्ट बोलती है कि 6 साल तक प्रारंभ में बच्चों का 85% मानसिक विकास हो जाता है। तन की शक्ति, मन की शक्ति, बॉन्ड बीट। आप खुद सोच के देखो, अगर 25 आपका 85% मानसिक विकास 6 साल में हो रहा है तो हमको 6 साल के बाद एडमिशन क्यों दे? इसी समय बच्चों को एडमिशन दे 6 वर्ष में, ताकि बच्चा स्कूल जाएगा, कुछ ना कुछ सीखेगा, डेवलपमेंट होगा, इंटरेक्शन के माध्यम से उसका ब्रेन और ज्यादा विकसित होगा। इसीलिए तो नई शिक्षा नीति में एडमिशन 6 वर्ष से नहीं, हमने 3 वर्ष से दिया है। इस बात को भली भांति परिचित रखिएगा, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि ये धारा 19 क्या है। मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये धारा 19 क्या है। हमेशा ध्यान रखना, जो विद्यालय है उसके मानदंड या मानदंड ध्यान में रखिएगा। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानदंड जो है वो आपके कहां पर है? आपके धारा 19 में निर्धारित किए गए हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। सबसे पहले जितने भी हमारे बच्चे हैं उन सभी प्यारे बच्चों से मैं कहना चाहूंगा, सेशन में अपनी उपस्थिति बरकरार रखिए। अगर इतने कम बच्चे रहेंगे तो मैं सेशन को जल्दी भी बंद कर सकता हूं, और ये उसमें उन लोगों का भी नुकसान होगा जो बच्चे यहाँ पर मेहनत से आए हैं। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि हर टाइम प्रैक्टिस नहीं होती है। इतने दिन से थ्योरी कर रहे थे, और जब कोई आपका अपना करा रहा है तो वहां पर आप लोग उपस्थित नहीं है। ये मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, मैं क्यों अपना गला खराब करूंगा भाई? सिंपल सी बात है। चलिए अब देखिएगा, धारा 19 को हमने बोला यहां पर विद्यालय के मान और मानदंड, राइट। तो विद्यालय के मान और मानदंड, अब ये मान और मानदंड है क्या, पहले समझ लीजिएगा। सिंपल सी बात है, धारा 19 ध्यान में रखिएगा। आपने देखा होगा कि प्राथमिक स्तर पर एक हफ्ते में शिक्षक को कितने घंटे काम करना है? 45 घंटे काम करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर एक हफ्ते में 45 घंटे काम करना है प्राइमरी टीचर को। अब एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन, एक संडे, यानी कि 6 दिन बचा, और 45 घंटे करना है तो प्रति दिन के हिसाब से निकालिएगा तो 6 से भाग दे दीजिए। 6 6 36, 6 7 42, ऊपर 3 बचा, नीचे 6 है, यानी कि प्रतिदिन देखोगे तो शिक्षक को पढ़ाने का काम कितने घंटे करना है? 7.5 घंटे प्रतिदिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो एग्जाम में यकीनन सर, और किसको भेजूं सर? मेरे फ्रेंड पढ़ रहे हैं, साक्षी। चलिए, जिसको आवश्यकता होगी वो पढ़ेगा। यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि प्राइमरी स्तर पर कितने घंटे काम करना है? 7.5 घंटे प्रतिदिन, और एक हफ्ते में अगर टोटल काउंटेबल करोगे तो 45 घंटे काम करना है। इस बात को ध्यान, हाँ, यहां पर। और अगर अपर प्राइमरी बोल देता ना तो हमेशा ध्यान रखना, अपर प्राइमरी के लिए आप लोग ध्यान में रखेंगे, अपर प्राइमरी के लिए आपको 48 घंटे और 8 घंटे का ध्यान में रखना है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1 मिनट। हाँ, ठीक है। अपर प्राइमरी के लिए क्या बोल रहा हूं मैं? 8 घंटे ध्यान रख सकते हैं, और ये 45 की जगह 48 हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई हैव टू शेयर विद यू। बच्चे, इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिएगा। और मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं, मान के चलिए कि आप प्राथमिक स्तर के टीचर बन गए, ठीक है, तो एक साल में आपको 200 दिन काम करना है, ठीक है, 200 दिन का। अगर ये 1 से 5 के लिए है,
6 से 8 के लिए आपको ध्यान में रखना है कि 220 दिन काम करना है। ये 200 दिन काम करना है, यहाँ पे 220 दिन काम करना है। 6 से 8 में 220 दिन और 1 से 5 में 200 दिन, और टोटल 1 से 5 में आपको 800 घंटे काम करना है भाई एक साल में। सोच के देखो, अगर प्राथमिक स्तर पर एक साल में या एक सत्र में 800 घंटे काम करना है और 200 दिन काम करना है, तो यहां पर 4 का गुणा कर दो, तो 200 में 4 का मल्टीप्लाई करा तो 808 आ गया। यानी कि मिनिमम आपको प्राथमिक स्तर पर डे 4 घंटे तो देना ही चाहिए। और यहां पर अगर आपको यहां पर ध्यान में रखना 1000 घंटे की बात करी गई है अपर प्राइमरी पर, और 220 दिन काम करना है, तो यहां पर आपको 4.5 का मल्टीपल करोगे तब जाके 1000 आएगा। यानी कि प्रतिदिन आपको 4.5 घंटे देना चाहिए अपर प्राइमरी पर। और साल भर में बच्चे यहां पर देखो ध्यान से, इस पर अपर प्राइमरी पर 220 दिन, जबकि 1 से 5 में 200 दिन, यहां पर आपको टोटल 800 घंटे देना है, अपर प्राइमरी पे 1000 देना है। अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव टच यू, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर 19 धारा के बारे में ही मैं आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं। पूनम पटेल बोल रहे हैं सर कल ही मेरा एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए। ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ हैं, बिल्कुल हम बिल्कुल चाहेंगे कि आप लोगों का अच्छा हो एग्जाम। आप हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, ये मुझे जानकारी नहीं हुई है बस पूनम पटेल जी। चलिए जो भी हो ठीक है, आगे आइए। अब देखिए यहां पर धारा 19 बोल दिया है। अब धारा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछेगा कि धारा 21 क्या है। धारा 21 क्या है, वो धारा 21 के बारे में भी पूछ सकता है भैया कि धारा 21 है क्या। चलिए संख्या बढ़ रही है, धर्मेंद्र राजभर बोल रहे हैं आजमगढ़ से, पूजा मिश्रा जी। ये डायग्राम जो है किसी को समझ में आने में कोई दिक्कत, कोई यहां तक किसी को प्रॉब्लम है इस डायग्राम में? पूरा डायग्राम में तो सब कुछ कहानी लिख दी, सार्वभौमिकरण। अब देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, ठीक है। कहानी सुन लेना, बोर्ड पर जो लिखा हुआ है अगर आपको क्लियर भी ना दिखे तो कोई बात नहीं, अगर कहानी अगर शब्द याद है, सिंपल सी बात है। आपने देखा होगा कि भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, और जब 1968 में शिक्षा नीति आई तो उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और 1964 में कोठारी आयोग का गठन किया गया था, पूरा नाम दौलत सिंह कोठारी। और कोठारी आयोग ने अपनी सिफारिश दी थी नई शिक्षा नीति 1968 पहली शिक्षा नीति के निर्माण में। ये पहली शिक्षा नीति है, ठीक भाई। इसके बाद दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आती है, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, ध्यान में रखना है। ये बात अलग है कि 1986 वाली पॉलिसी जो शिक्षा नीति थी उसमें संशोधन किया गया था 1992 में, तब जाके इसका नाम प्रोग्राम एक्शन प्लान एक्शन करके POA कर दिया गया। और दूसरी शिक्षा नीति 86 वाली में संशोधन किया गया था 5 वर्ष पे 1990 में, और इसके लिए राम मूर्ति समिति का गठन भी किया गया था 17 सदस्यों के नेटवर्क के द्वारा, इस बात को ध्यान रखना। अब 86 की समिति हो गई। अब 86 के बाद आप देखो 2020, पूरे 34 साल निकल के आएंगे, यानी कि 34 वर्ष बाद तीसरी शिक्षा नीति, यानी कि स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति NEP 2020 है, ये सामने लिखी है। लेकिन अगर आपसे ये बोले कि 21वीं शताब्दी की ये कौन सी है, तो 21वीं शताब्दी की ये पहली शिक्षा नीति है, जबकि आजादी के बाद ध्यान से रखोगे तो ये तीसरी शिक्षा नीति है, क्योंकि 21वीं शताब्दी में केवल और केवल यही शिक्षा नीति है, तो ये पहली हो गई, जबकि स्वतंत्रता के बाद आपकी तीसरी हो गई। 3 शब्दों के योग से बना है NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और अब कहानी क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। हाँ, आमरीन यहां पर बोल रहे कस्तूरी रंगन, हाँ चर्चा करने वाले हैं, चर्चा ऑफकोर्स करेंगे। अब देखिएगा, अब यहां पे आमरीन जी ने बोला है तो उनकी बात ध्यान रखते हैं। नई शिक्षा नीति जो NEP देख रहे हो 2020 का निर्माण कार्य तो 2015 के बाद से ही स्टार्ट हो गया 16 में, और 2016-17 में इसरो के पूर्व डायरेक्टर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, पूरा नाम है, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण किया गया, और इस समिति का उद्देश्य यही था कि नई शिक्षा नीति का गठन किस प्रकार किया जाए। और 2017 में ये वाली समिति है,
इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ही मानव विकास संसाधन मंत्रालय का नाम एमएचआरडी का नाम बदल दिया गया और एमएचआरडी का नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एमओई कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। और 2019 में इसने अपनी सिफारिशें दी और फाइनली 2020 से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है। तो आपसे पूछेगा जो शिक्षा नीति 2020 है किसकी सिफारिश? कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश के आधार पर। चलिए चलिए ठीक ठीक हो गया नोट। अब ध्यान से सुनिएगा। अब एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है पहले तो देख लीजिएगा। मैं यहां पे कुछ नाम लिख रहा हूं। सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है दीक्षा, DIKSHA। दीक्षा का पूरा नाम ध्यान में रखना है। दूसरा, नई शिक्षा नीति के तहत आपको परख का पूरा नाम ध्यान में रखना है। आपको निपुण का पूरा नाम ध्यान में रखना है। CPD ये नाम आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे नाम जो है हमने आपके सामने चर्चा कर रखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, अब देखो दीक्षा का नाम मैं आपको बता दूं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग, ये आपको नाम ध्यान में रखना है। ठीक है बच्चे, यहां पर ध्यान रखेंगे। दीक्षा का नाम है डिजिटल, I से इंफ्रास्ट्रक्चर, K से नॉलेज और SHA से शेयरिंग। ये वर्ड पूछ सकता है। परख तो आपके बारे में पहली चर्चा कर चुका हूं कि परख एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है। परफॉर्मेंस असेसमेंट एनालिसिस रिव्यू हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है। इस बात को आप जानते हो। और इस आकलन केंद्र का उद्देश्य है कि बालक बहुआयामी प्रगति पत्र तैयार करना, और बच्चे का जो बहुआयामी प्रगति पत्र बनेगा वो 360 डिग्री मूल्यांकन पर आधारित होगा, जहां बालक के सभी भागों के जितने भी डेवलपमेंट के पक्ष होते हैं वो परख के द्वारा शामिल कर लिए जाएंगे 360 डिग्री के आधार पर। दीक्षा ध्यान में रखना है। और निपुण तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बोला है। इस निपुण का नाम आप ध्यान में रख सकते हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अभी थोड़ी देर पहले ही हमने चर्चा करा था, यहां पर ध्यान में रखेंगे। आगे देखिएगा यहां पर CPD, और CPD का नाम है पूरा कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सतत व्यावसायिक प्रशिक्षण 48 से 50 घंटे सतत प्रशिक्षण। चलिए अमरीन भूल गई सर, कंप्यूटर। देखिएगा सामने एक टर्म लिखा होगा। दीक्षा का नाम बता दिया मैंने, परख का नाम आपको बता दिया है, और परख के बाद निपुण का बता दिया। और CPD ध्यान रखिएगा, जो टीचर हैं उनको सतत रूप से ट्रेन करने के लिए, उनकी स्किल को बेहतर करने के लिए एक टीचरों का 48 से 50 घंटे का सतत मूल्यांकन कार्ड बनेगा, जिसको सतत व्यावसायिक प्रशिक्षण कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं,
जहां पर टीचरों को शिक्षित प्रशिक्षित व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। 48 से 50 घंटे का इस बात को ध्यान में रखिएगा और कहीं ना कहीं से ये टॉपिक आपका यकीनन काम में आने वाला है एग्जाम में। मैं अगेन बोल रहा हूं कि देख लीजिएगा केबीएस में ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है।